नमस्कार। आम लोगों की आज की खास परिचर्चा में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आज हम कार्यस्थलों में स्त्री सुरक्षा पर खास चर्चा करने जा रहे हैं। कानून की बात करें तो कानून की नज़र में स्त्रियां घर की चार दीवारी से लेकर अंतरिक्ष के पार तक असुरक्षित है और स्त्रियों को सबसे ज्यादा असुरक्षा बोध होता है पुरुषों से। स्त्रियां घर में सुरक्षित रहें, इसके लिए घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून है। पति और उनके परिवार से सुरक्षित रहें, इसके लिए 498A यानी कि दहेज उत्पीड़न के विरुद्ध कानून है। स्त्रियां कार्यस्थलों पर सुरक्षित रहें, उसके लिए भी विशेष कानून है। ये सब बहुत ही मजबूत कानून है और उन कानूनों का सख्ती से पालन भी होता रहा है। कुछ नारी सुरक्षा कानून गैर जमानती हैं और सिर्फ पीड़िता के बयान पर गिरफ्तारी होती आई है। नारी सुरक्षा के कानूनी कवच का शिकार पुरुषों के साथ नारियां भी होने लगी और उन कानूनों में संशोधन की बातें जोर शोर से उठने भी लगी है। कानून में बदलाव तो नहीं आया, हाँ कुछ ऐसे फैसले जरूर आए हैं जिससे कि पुरुष अधिकार की लड़ाई से जुड़े लोगों को राहत जरूर मिली है। अब गिरफ्तारी से पहले जांच की बात भी की जा रही है। आज के मुद्दे पर हम आते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जो स्वयं महिला हैं, उन्होंने एक वरिष्ठ जज साहब पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर सबसे पहले छपी। उसके अनुसार वरिष्ठ जज साहब पीड़िता जज साहिबा को अपने बंगले पर आने का दावत देते रहे और एक बार तो उन्होंने आइटम सॉन्ग पर डांस करने के लिए भी दबाव बनाया था। पीड़िता जज साहिबा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अलावा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस सिलसिले में शिकायत भेजी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी बेटी के एकेडमिक सेशन के बीच में आरोपी जज साहब ने उनका तबादला करा दिया। जब पीड़िता ने आरोपी जज साहब से उस बात की शिकायत की तो उन्होंने कहा कि आप मेरी मनोकामना पूरी नहीं कर रही हैं। आप सबको यह भी बता दें कि पीड़िता जज साहिबा 2013 में जिले की विशाखा कमेटी की चेयरमैन रह चुकी हैं और उनके काम की बेहद सराहना भी हुई थी। जज साहिबा की शिकायत पर चीफ जस्टिस ने कहा, यह एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जहां हम सहयोगियों को भाई बहन कहकर संबोधित करते हैं। ये बेहद दुखद भी है। मेरे पास शिकायत दर्ज होने के बाद उचित कदम जरूर उठाऊंगा। इस घटनाक्रम में योग्य कानूनविद पीड़ित एवं आरोपी हैं, फिर भी दोनों आम इंसान ही हैं, भारत के नागरिक हैं। क्या अगर पीड़िता का तबादला नहीं होता तो वो शिकायत नहीं करती और पद से इस्तीफा नहीं देती? मामला विवादास्पद है। आप दर्शकों से सीधा सवाल है, कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा के लिए बने कानून से महिलाएं वाकई सुरक्षित हुई हैं या इस कानून के खौफ का फायदा वो अब उठाने लगी हैं? जब कानून के रक्षक ही कानून को तोड़ें तो इसका परिणाम क्या होगा? आप अपनी अहम राय दें। हमारा फोन नंबर है 0120-4777-917 और 0120-4777-918। हमारे साथ इस विशेष परिचर्चा में आज खास मेहमान हैं शबनम खान, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपका स्वागत है। और स्वागत है ऋत्विक आपका भी, जो सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। हम दोनों से चर्चा अभी शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए जिस चौखट पर सबकी उम्मीद टिकी होती है, अब वो जगह भी सुरक्षित नहीं रही। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक महिला एडिशनल सेशन जज ने अपने एक सीनियर जज की गंदी निगाह से बचने का जिक्र करते हुए जिस तरह से अपने पद से इस्तीफा दिया, उससे चौतरफा हंगामा मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मामले में दखल देना पड़ा। चीफ जस्टिस RM लोढ़ा ने कहा है, ये एकमात्र ऐसा पेशा है जिसमें हम अपने सहयोगियों को भाई और बहन के रूप में देखते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरे पास शिकायत आई है और मैं इस पर उचित कार्रवाई करूंगा। विडंबना ये है कि ये पीड़ित महिला जज जिले की विशाखा कमेटी की चेयरपर्सन थी, यानी जिसके ऊपर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए इंसाफ देने की जिम्मेदारी थी, वो खुद इंसाफ के आगे परास्त हो गई। महिला जज ने अपने इस्तीफे के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर पूरी घटना की जानकारी दी है।
महिला जज का आरोप है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने उसे अपने बंगले पर अकेले मिलने के लिए बुलाया और उसके मोबाइल पर मैसेज भेजकर उस पर दबाव डाला। साथ ही बात न मानने पर करियर तबाह करने की धमकी भी दी गई। बकौल महिला जज, सीनियर जज की नाजायज मांग पूरा न करने की सजा के तौर पर नियम के खिलाफ उसे ट्रांसफर ऑर्डर थमा दिया गया। पीड़ित का ये भी आरोप है कि इस मामले में एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी उसे इंसाफ नहीं मिला और इन सब से परेशान होकर पीड़ित महिला जज ने जुडिशियल सर्विस से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटना आए दिन होती है और इससे महिलाओं को बचाने के लिए कानून भी बने, लेकिन जब इंसाफ की चौखट पर ही कलंक लग जाए तो सवाल है कि इंसाफ देगा कौन, और उससे भी बड़ा सवाल कि इंसाफ के लिए पीड़ित के दिल में भरोसा जगेगा तो कैसे। बेहद संवेदनशील और गंभीर और सही मायने में चिंतनीय मामला है ये, क्योंकि ऐसा मामला इस देश में पहली बार आया है जब एक महिला न्यायाधीश ने एक पुरुष न्यायाधीश पर इस तरह के आरोप लगाए हैं। शबनम खान जी, पहले आपका रिएक्शन हम लेना चाहेंगे। संजय जी, ये पहला मामला नहीं है जब किसी न्यायाधीश महिला ने इस तरीके की चीज़ों को सामने लाने की कोशिश की है। मैं तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि महिला को हमेशा महिला के रूप में ही देखा जाता है, चाहे वो महिला न्यायाधीश हो, चाहे वो महिला पुलिस अधिकारी हो। आप देखिए, पुलिस अधिकारियों का भी इसी तरह से शोषण हो रहा है काफ़ी जगह, और शिकायतें भी दर्ज हैं, लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं की जाती। जैसे अभी इस केस में भी आप देखेंगे कि महिला अपनी बात कहती रह जाएंगी, और जबकि वो खुद न्यायाधीश हैं, लेकिन काफ़ी लंबा प्रोसीजर है जिससे उन्हें जूझना पड़ेगा, जो उन्हें बताना पड़ेगा। और आप और हम भी कहीं ना कहीं उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने अपने ट्रांसफ़र के लिए इस तरीके की चीज़ों को किया, क्या अपने ट्रांसफ़र को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उनका नाम ले दिया। आप ठीक कह रही है, लेकिन इस सवाल यहाँ पे है कि यहाँ कोई आम नागरिक नहीं है, दो न्यायाधीश का मामला है जिनसे कि न्याय की उम्मीद रहती है। यहाँ तो न्याय ही कटघरे में है। सवाल ये नहीं है कि वो आम महिला है और वो असुरक्षित हैं। उन्होंने एक स्टेप उठाया। हम ये नहीं कोई कहने वाले कि वो सही हैं या नहीं हैं, या आगे जांच के बाद पता चलेगा कि सही क्या है, लेकिन अब वहाँ पर असुरक्षा बोध का मामला उतना ज़्यादा नहीं है। ये बेहद ही पेचीदा मामला भी है और बेहद ही संवेदनशील मामला है। ऐसे में सिर्फ महिला मानकर ही बात नहीं की जा सकती। शबनम जी, नहीं, बिल्कुल वो न्यायाधीष भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों से मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी पद पर हो महिला, उसका शोषण करना पुरुषों को अपना अधिकार की तरह लगता है कि हम किसी का भी। अभी पीछे एक बहुत बड़े पार्टी के नेता किसी को जज बनाने के लिए ही हरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ें आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, महिलाओं को इन चीज़ों से दो चार होना ही पड़ता है। ये अलग बात है कि वो सशक्त हैं, अपनी आवाज़ को ज़्यादा अच्छा पुख्ता तरीके से आगे बढ़ा पाएंगी, और उन्होंने शायद इसको करने की कोशिश भी की है। लेकिन हमारा समाज, न्यायाधीश भी अगर अपनी बात कहना चाहती है, उसको भी कटघरे में ही खड़ा करने की कोशिश करता है कि क्या उनको इस तरीके की चीज़ ट्रांसफ़र के लिए तो उन्होंने नहीं की, अगर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता तो क्या वो आवाज़ नहीं उठाती। ये सब चीज़ों में आप महिलाओं को फंसाने की कोशिश करते हैं। महिला को सम्मान के साथ वो अपनी बात अगर कहना चाहती हैं, चाहे वो न्यायाधीश हो संजय जी, चाहे वो आम महिला हो, कोई अपनी आवाज़ अगर बुलंद करना चाहती है तो उसे भी आप लोग कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। ऋत्विक, आप बताएं कि क्या इस पूरे मामले में, जहां की स्वयं एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश कटघरे में हैं, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आप चाहे जिससे भी जांच करा लो, जैसे भी जांच करा लो, यदि मैं दोषी हूं तो मुझे फांसी पे लटका दो। क्या यहां मामला और गंभीर नहीं हो जा रहा है? नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है, मामला काफ़ी गंभीर है, संवेदनशील भी है, लेकिन मैं शबनम जी की बात का एक दूसरा पहलू भी बताना चाहता हूँ, जो कि ये है कि जैसे कि शबनम जी बोल रही थी कि एक महिला जज हैं तो उन पे हम लोग सवाल उठाने वाली बातें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा सवाल उस पुरुष जज के ऊपर उठ रहे हैं। उन जज को चाहे ना चाहे, देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा, जो भी फाइनल उसमें निकल के आएगा, वो एक अलग बात है, बट अभी से कुछ काफ़ी हद तक उनका मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है। आप अखबार उठा के देखें, आप सुर्खियों में देखें, हमेशा उन्हीं की बात चल रही है। सम्मान को भी उतनी ही ठेस पहुंचती है। मैं शबनम जी, मैं अपनी बात को जो कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जहाँ तक इज्जत की बात है, वो दोनों पक्षों की है, ठीक है। तो दोनों पक्षों में से किसी का भी हम ट्रायल या किसी के ऊपर भी सवाल तब तक ना उठाएं जब तक कि उस चीज़ का सच सामने ना आ जाए। इन्वेस्टिगेशन में
सामने ना आ जाए या सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी में सामने ना आ जाए। तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर केस में तो अभी ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन मैं जो कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ उसमें ये है कि जो ये कानून बनाया गया था, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस था, ये कानून खुद में एक आधा कानून बना, क्योंकि 30% जो संख्या है औरतों की जो काम करती हैं उनके लिए कानून बनाया हमने, लेकिन 70% जो पुरुष हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है जहाँ पे वो ऐसी चीज़ें या उनके ऊपर इस तरीके के अगर बातें बोली जाती हैं या इस तरह के मैसेज दिए जाते हैं कार्यस्थल पे, तो वो कहाँ जाएं। तो उस तरीके से बिल्कुल ये जो कानून बनाया गया वो एक 30% जनसंख्या के लिए बनाया गया है। 70% जो कि काम करती है और घर चलाती है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप का, अपने अपने पत्नी बच्चों का पेट भरती है, उसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। तो इस वजह से ये इस कानून का दुरुपयोग खुद में एक बहुत बड़ा सवाल रहा है हमेशा, और उसकी वजह से हमारी धारणा बन गई कि पुरुष ही गलत है, जिसकी वजह से शायद इन जज साहब का भी हम लोग इस तरीके से मीडिया ट्रायल देख रहे हैं जो अभी सुर्खियों में चल रहा है। क्या शब्द जी आप इनकी बात से सहमत हैं? क्योंकि ये कुछ केसेस तो ऐसे भी आ ही रहे हैं। संजय जी, कितने % केसेस इस तरीके के आते हैं कि महिलाएं फेक केसेस लेकर घूम रही हूँ? आप देखिए जो यदि नहीं आ रहे होते तो 498A जो है, सच में पीड़िता है वो ही अपने न्याय के लिए दर की ठोकरें खा रही है। जब दहेज उत्पीड़न का मामला आता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां की इसका बेजा इस्तेमाल किया गया, इसलिए प्रावधान भी दिया गया है। अभी ऋत्विक जी ये कह रहे थे कि पुरुषों के लिए इस तरीके की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है कि वो अगर उनका कोई महिला हरेसमेंट करती है तो वो जाके, इनके लिए भी कानून है, लेकिन पुरुष क्यों नहीं आगे बढ़कर अपने न्याय व्यवस्था में जाने की कोशिश करते हैं? कौन सा कानून है चंदन जी? आप कंप्लेंट पुलिस के पास नहीं करा सकते हैं अगर आप, अरे कैसी बात करते हैं? मैंने खुद कितने पुरुष लड़कों को जिनको लड़कियां हरेस करती थी, होता है इस तरीके का माहौल, कई बार लड़कियां भी इस तरीके की चीजों को करती हैं, उससे कोई डिनाई नहीं करता है। लेकिन आप बिल्कुल ये कहें कि 30% महिलाओं के लिए आपने 70% पुरुषों को कहीं दरकिनार कर दिया है, इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि कानून इनके लिए भी है। ये अलग बात है कि पुरुष उतना आगे बढ़कर अपना न्याय पाने के लिए लड़ता नहीं। मैं तो यहाँ कह रहा हूँ 70% नहीं, 100% पुरुष की बात शायद वो कहना चाह रहे थे। हम तो आपको सारा अधिकार देने के लिए तैयार हैं ऋत्विक जी। आप मुझे खुशी है कि शबनम जी तो तैयार है कम से कम पुरुषों को अधिकार देने के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। पर काम करती हूँ, मानवाधिकार आपके भी बराबर है, महिला के भी बराबर है। नारी सुरक्षा का सवाल है यहाँ पर, क्योंकि हमारे समाज का ढांचा ऐसा है जहाँ कहीं न कहीं ये वाकई सोचने वाली बात है। हर घर में माँ, बहन, बेटी, पत्नी सब होती हैं और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी भी है। पानीपत से हमारे पास एक सम्मानित दर्शक आ गए हैं। जी आप बताएं अपनी राय। सर हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं ये जानना चाहूंगा, इस हमारे भारत देश में जो महिला के साथ जो ये आरोप ये दिन ब दिन लगाए जा रहे हैं, ये शोषण जो हो रहा है, ये कब बंद होगा? ये मानसिकता की बात है। जब मानसिकता अच्छी हो जाएगी अपने आप बंद हो जाएगा। कानून से ज्यादा मानसिकता का सवाल यहाँ पर भी है। ऋतिक जी बेहतर बताएंगे। नहीं, मैं इसमें जो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इतना अत्याचार हमारे देश में औरतों पर क्यों होता है? नहीं सर, आप देखिए, आप जो भी क्राइम है आप उसका एक उसको जेंडर का नाम ना दें। क्राइम को क्राइम की तरह ट्रीट किया जाए तो शायद हम शायद समाज के लिए भी अच्छा होगा। आप सबसे ज्यादा ये नाम देते हैं, आप उसको जेंडर में बांटते हैं कि पुरुषों पर कोई भी ना कानून है और पुरुषों पर महिलाएं अत्याचार कर रही हैं, ये आप बांटते हैं। हम तो इक्वालिटी की बात करते हैं संजय जी। नहीं, बिल्कुल इक्वालिटी की बात होनी चाहिए और इक्वली अधिकार दीजिए। और फिर आप देखिए एक और कॉलर अभी जुड़ गए हैं, कैथल से रावल हैं। जी आप बताएं रावल साहब। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी महिला कानून बनाया गया है महिलाओं के लिए, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वो नौकरी करती है, सर्विस करती है, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, सजा दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यदि मामला झूठा पाया गया जी तो लेडीज को बराबर सजा होनी चाहिए सर, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही। मेरे ख्याल से फास्ट ट्रैक कोर्ट, जी बिल्कुल ऋतिक जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो है और फिर ऐसे में अब शायद सजा उन्हें भी मिले, इनका कहना है। नहीं, बिल्कुल इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जो भी झूठी कंप्लेंट करता है उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी
एक सच्ची कंप्लेंट में शायद आरोपी को मिल सकती थी, वो बहुत ज़रूरी है प्रावधान, वो प्रावधान इस जगह गायब है। ये जो लॉ पास हुआ था, एक्ट पास हुआ था, उसमें उस तरीके के प्रावधान नहीं है। और जहाँ तक फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है, मेरे हिसाब से शायद हर इंसान को, हर देश के नागरिक को हक है कि उसे जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले, न्याय मिले। और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ साथ अगर आप देखें तो बहुत सारे कोर्टों में अभी जजेस की संख्या बहुत कम है। तो सरकार का बिल्कुल दायित्व है कि वो फटाफट ये जो जगह खाली है उन्हें भरें और जितने जल्दी से जल्दी हो सके केसेस को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, और इसको और समझने की हम कोशिश करेंगे जब हम ब्रेक से वापस लौटेंगे। एक वक्त सोच रहा है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप सम्मानित दर्शक जो देख रहे हैं इसके तमाम पहलुओं को भी समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बात महिला या बात पुरुष की नहीं है, बात एक न्याय की है। जहां न्याय नहीं वहां सिर्फ अन्याय है, और ये सभी समाज के लिए बेहद आपत्तिजनक मामला है, मुद्दा है। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिस पुरुष न्यायाधीश पर यह आरोप लगा है, जिस महिला न्यायाधीश ने आरोप लगा है, उसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया भी आ रही है। आखिर अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं क्या समझती हैं, आप भी सुनिए। ये जो महिला कह रही है, इसमें अगर 1% भी सच है तो मान लीजिए, ये लेकर चलिए कि ऐसे जुल्म होता है। जब औरत अपने घर से निकल के नौकरी पे, मजबूरियां पे हम चले जाते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि हम उनके एंटरटेनमेंट के लिए हम आए हैं। घर परिवार बच्चे सबको छोड़ के इन दुष्टों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हम आए हैं पब्लिक स्पेस में। तो अभी तक उनकी जहन पे ये बुद्धि, जज हो या कोई और हो, चपड़ासी हो, फर्क यही है कि ये लोग उनके पद पे बैठे और जितना पद पे बढ़ते जाते हैं इनकी ताकत बढ़ती है, और उस बल को ये दुरुपयोग करके एक नाजायज फायदा उठा लेते हैं एक औरत की। पहले तो हम लोग इस बात को स्वीकार करें कि ऐसी घटनाएं ये कोई अपवाद वाली घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यौन उत्पीड़न अगर हमारे कोर्ट्स में वकीलों के बीच में ही नहीं, जजों के द्वारा भी काफी आम बात है। ये महिला वकील कहती हैं, महिला जज कहते हैं। उस महिला के साथ में मैं पूरी तरह से हूँ, और हम जरूर एक निगाह रखेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब इस विषय में अपने अंदर अपने साथ काम करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, किस तरह से जांच करता है। ये एक लैंडमार्क केस बन सकता है, क्योंकि बड़े खुले आम एक एडीजी ने रिजाइन किया है। चूंकि सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास करना एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसमें चीफ जस्टिस को ऑर्डर करना चाहिए कि एफआईआर लिखी जाए। और साथ ही साथ चूंकि एक हाई कोर्ट के जज के कॉन्डक्ट की बात है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के से एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी कराई जाए, और अगर उसमें तथ्य सही पाए जाते हैं तो इसमें जो है उनके रिमूवल की भी प्रोसीडिंग्स शुरू की जानी चाहिए। ऋतिक जी, आखिरी बात, एफआईआर की जो बात आई है बेहद अहम है, क्योंकि जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं वो सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं अपने पद से, चाहे उन पर यदि प्रमाणित होता है कि जो आरोप लगे हैं वो। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट केस है, यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला है। तो ऐसे में गिरफ्तारी यदि आम आदमी यदि होता कोई उनकी जगह, तो पहली फुर्सत में उसे गिरफ्तार किया जाता। देखिए संजीव, इसमें हमें जो एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो प्रोसेस बना, इसकी एक वजह थी, क्योंकि जो देश की जुडिशरी है, जो जजेस हैं, उनको बचाना देश का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। नहीं तो हर केस में, किसी भी केस में उनको किसी भी तरीके से परेशान किया जा सकता है। तो इस वजह से एक ये प्रोसेस बना, प्रोसेस को फॉलो करना गलत बात नहीं है। अब वो प्रोसेस सही बना या गलत बना, उस पर हम सवाल पूछें, वो शायद हमारे नहीं। लेकिन ऐसे मामले में यदि एक कानून तो एक ही रूप होता है, जब इस तरह के आरोप यदि एक आम आवाम पे, किसी एक नागरिक पे यदि लगता, तो उसके साथ क्या कार्रवाई होती है, आप बताइए। नहीं, देखिए, अगर ऐसा किसी राह चलते आदमी के ऊपर या किसी पुरुष के ऊपर लगता, तो उसमें उसके ऊपर एफआईआर होती, काफ़ी सारे सेक्शन लगाए जा सकते थे, जो कि काफ़ी बिल्कुल गिरफ्तारी भी होती है, बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट भी होता है। उसकी वजह से अगर आप देखें तो कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट, एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है ये। और शबनम जी, आप जवाब तैयार रखिए। इस बीच एक कॉलर आ गए हिसार से। अनिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो
जी अनिल, आप अपनी राय रखें। हाँ जी श्रीमान जी, क्या नाम है, कानून वैसे तो बनाया लेकिन ठीक है, लेकिन इसका मिसयूज भी हो रहा है। जी हेलो, कानून है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। जी शबनम, आप इस पर क्या राय देंगे? इस पूरे मामले में अलग से ट्रीटमेंट करने की जरूरत है कि नहीं? देखिए संजय जी, जैसा अभी ऋत्विक भाई ने भी कहा कि क्योंकि इस तरह से तो फिर कोई भी किसी भी न्यायाधीश पर कोई लांछन लगा सकता था, इसलिए उनके लिए आपने अगर कुछ अलग सेटअप लिया भी हुआ है। लेकिन क्या अब आप सुनवाई के लिए इतना लंबा प्रोसीजर में चले जाएंगे कि वो महिला न्यायाधीश ही थक हार कर बैठ जाएंगी? आपको कम से कम इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। उनकी कंप्लेंट आ गई है, इसके लिए आपको महीनों खींचने की जरूरत नहीं है। बेशक आप उनका पूरी इंक्वायरी कीजिए। मैं तो आम नागरिक के लिए भी कहती हूँ कि पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी ऐसी चीज है संजय जी, अगर निष्पक्ष रूप से की जाए तो बड़े बड़े दूध का दूध और पानी का पानी होते देखा है हमने खुद अपनी आंखों से। एफआईआर लॉन्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। कोई भी महिला के यौन शोषण के मामले में न्यायाधीश ने आरोप लगाया है, उन्होंने क्यों नहीं एफआईआर लॉन्च किया? फिर देखिए एफआईआर लॉन्च मेरे हिसाब से अभी तब तक नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। अगर आप जज की बात, आप एक नॉर्मल आदमी की बात करें, एफआईआर इतनी जल्दी नहीं बनानी चाहिए। जैसे ही एफआईआर लॉन्च होता है, आदमी के खिलाफ आपने एक क्रिमिनल केस डायल कर दिया है, तो वो क्रिमिनल केस आते ही उसके एज अ सिटीजन जो उसके राइट्स हैं वो बहुत कट जाते हैं। तो इसलिए एफआईआर तुरंत लॉन्च नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि आपको इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके उसके हिसाब से फिर लॉ के हिसाब से आपको स्टेप लेने चाहिए। न्यायाधीश हैं, वो भी छोटी मोटी हस्ती नहीं है, उन्हें भी कानून का भी पूरा ज्ञान है। जितना दूसरे न्यायाधीश को ज्ञान होगा, मुझे लगता है उनको भी उतना ही ज्ञान होगा। और क्या इसमें ज्यादा से ज्यादा कानूनी व्यवस्था जो भी उनके हिसाब से कहती होगी, मुझे लगता है कि अगर आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करना शुरू करें। महिलाओं के लिए आप इतने लंबे समय तक खींच देते हैं कि महिला ही थक कर बैठते हुए, मैं हमेशा आपके माध्यम से आवाज भी पहुंचाती हूँ कि लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर उन्होंने एक आरोप लगाया, ये बात सही है, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। बिल्कुल, हम उन्हें पहले ही एक मुजरिम के तौर पर तो नहीं देख सकते। हम मुजरिम के तौर पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई शिकायत किसी के लिए भी, किसी महिला के लिए भी शिकायत आती है, तो कानून में व्यवस्था है संजय जी। संजय जी, अगर कोई महिला के खिलाफ भी आप शिकायत करके आएंगे ऋत्विक जी, तो उस महिला की भी इंक्वायरी शुरू हो जाती है फौरन। ये अलग बात है कि आप अरेस्ट की बात कर रहे हैं, पुरुष जल्दी अरेस्ट थोड़ा सा इसमें अंतर है। मैं शबनम जी बिल्कुल सही बोल रही थी कि वो खुद एक जज है, उन्हें कानून की खुद समझ होगी। तो इसी चीज़ से मैं बताना चाहता हूँ कि उनके लिए कोई कानून था ही नहीं कि वो इसे इस्तेमाल कर पाते हैं। जो शबनम जी बोल रहे हैं कि पुरुषों के लिए भी कानून है, नहीं है, नहीं तो वो जज साहब भी इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको सफाई देने के कटघरे में वो खड़े हैं, सफाई देने के लिए आपको सफाई देनी होगी, क्योंकि हमारे जो संविधान में जिस तरह से फेरबदल कानून में किया जाएगा, आपको देश के कानून मानने ही होंगे। कुछ बताएंगे इसमें? हाँ, मैं कुछ चीजें जैसे बताना चाह रहा था। एक तो जो कानून बना, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस वाला कानून बना, मैं शबनम जी को भी ये पेपर दिखा सकता हूँ कि इसमें ये कानून में पुरुष बिल्कुल कवर्ड नहीं है। ये कानून पूरी की पूरी तरीके से वो जो 30% महिलाएं जो महिलाएं कर्मी हैं उनके लिए ही है, पुरुषों के लिए नहीं है। पहली बात तो ये है। तब इतना हरेसमेंट है, अगर आपको कवर्ड कर दिया जाए तब कितना हरेसमेंट बढ़ जाएगा। मैडम, मैं आपको इसका एक और चीज बताता हूँ। एक सर्वे हुआ था, एक इप्सॉस कंसल्टिंग फर्म ने एक सर्वे किया था, उससे मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि 43% पुरुष और 21% महिलाएं बोल रही हैं कि उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। 43% पुरुषों की बात कर रहा हूँ और 21% महिलाओं की बात कर रहा हूँ। पूरी मतलब पूरी तादाद यदि आधी है एक तरह से। बिल्कुल महिलाओं, बिल्कुल परसेंटेज में ही आधा है, परसेंटेज में ही आधा है। तो अगर आप उसके हिसाब से देखें कि 30% ही महिलाएं काम करती हैं और 70% पुरुष हैं, तो आप देखिए तो पुरुषों का बहुत ज़्यादा यौन शोषण है। और ये जो कानून पूरे दुनिया भर में जो एक कानून है, ये एक जेंडर न्यूट्रल कानून है। ये कानून जेंडर बायस सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में है और उसका इफेक्ट पड़ रहा है। उसका इफेक्ट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। कौन सा सर्वे है ये सर्वे है इप्सॉस कंपनी का है, 2012 दिसंबर का सर्वे है और ये काफ़ी जगह पब्लिश हुआ था। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं हर एक शहर के हिसाब से, लेकिन जो पुरुषों के और औरतों के बीच का जो है वो मैं आपको परसेंटेज को बता रहा हूँ। 43% पुरुष और 21% महिलाएं। तो उसका इफेक्ट जो पड़ा, उसका इफेक्ट ये पड़ा कि बहुत सारी कंपनियों ने अपना इंश्योरेंस कवर बढ़वाना शुरू कर लिया। कंपनियों ने अपने इंश्योरेंस कवर बढ़ा लिए हैं। जो यूएस में हुआ था 1998 में, वो 2013 में इंडिया में हुआ, जब बहुत बड़ी कंपनी। ये सर्वे रिपोर्ट भारत के मामले में है? ये सर्वे रिपोर्ट भारत के मामले में है। ये दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर जो आईटी या मेट्रो सिटीज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग नौकरी करते हैं, वहाँ का सर्वे है ये इप्सॉस कंपनी का। पुरुषों का किस तरह का हैरेसमेंट ऋत्विक जी? मैडम, पुरुषों का हैरेसमेंट का मैं आपको जैसे बता देता हूँ। जो पुरुषों के हैरेसमेंट होते हैं, जो फीमेल लेने का समय आगे से बहुत संक्षेप में फिलहाल मैं जानना चाहूँगा। फीमेल बॉसेस की तरफ से सेक्सुअल हैरेसमेंट है। उसके सिवाय पुरुषों का
को प्रमोशन से पहले या प्रमोशन ना देने के उस पर भी बहुत ज़्यादा थ्रेट्स मिलती हैं फीमेल बॉसेस से सेक्सुअल हैरेसमेंट की। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे कि ये चीज़ें हुई हैं जी। ठीक है। कितने फीसदी फीमेल बॉसेस होंगे पूरे देश में संजय जी? कितने फीसदी फीमेल बॉसेस उनका हरेसमेंट कर पा रही होंगी? मुझे लगता है कि आप और हम सिर्फ एक ही चश्मे से देखने का मतलब ये नहीं कि चीफ हो, इमीडिएट बॉस भी हो सकता है। मुझे लगता है कि आप और हम सिर्फ एक ही चश्मा लगाकर देखते हैं। जो पुरुषों पर काम करता है वो पुरुषों की तरह से देखना शुरू कर देता है, और जो महिलाओं पर ज्यादा काम करते हैं वो महिलाओं की तरफ से देखना शुरू कर देता है। सवाल ये है कि दोनों के लिए कानून आपके लिए भी है। आप अगर विशाखा गाइडलाइन की बात कर रहे हैं कि उस एरिया में जहां आप काम करते हैं, जो आपके लिए विशाखा गाइडलाइन बनाई गई, उसमें आपके लिए कोई अच्छा एक पॉइंट नहीं डाला गया। ये चर्चा का विषय है और बहस का मुद्दा कतई नहीं है, क्योंकि न्याय सबको चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। सम्मान की जहां तक बात आती है वो दोनों के लिए बराबर का मामला है। ये भी एक सच है कि हमारे समाज में महिलाओं के साथ कुछ नाइंसाफ़ी ज़रूर होती रही है, इसीलिए हमारे कानूनविदों ने इस तरह के प्रावधान भी संविधान में, कानून में किए हैं। बहरहाल एक वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन वापस लौटेंगे तो कुछ और मायनों को हम समझेंगे कि आखिर न्याय कहाँ पर मिलेगा। सुरक्षा किसकी? नारी की, पुरुषों की, सबकी। सवाल यह है कि अपराध अपराध है, हम इसको किस रूप में देखें। बेहद चिंतनीय मुद्दा है, संवेदनशील मामला है, इसलिए इसको बहस के रूप में हम ना देकर एक सार्थक चर्चा के रूप में हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल एक हमारे सम्मानित दर्शक हिसार से अनिल जुड़ गए हैं, हम उनकी राय लेते हैं। जी अनिल, आप अपनी बात बताएं। बहरहाल हमारा संपर्क उनसे स्थापित नहीं हो पा रहा है, जब आएंगे हम फिर दोबारा उनसे उनकी राय ले लेंगे। फिलहाल देखते हैं कुछ और प्रतिक्रियाएं आई हैं इस पूरे मामले को लेकर, हम पहले वो सुन लेते हैं। अखबारों में ऐसी खबरें छपी हैं और जो भी उपयुक्त न्यायपालिका के लोग हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि बड़ी गंभीरता से इसको अपने संज्ञान में लेंगे। ये गंभीर मामला है। अगर जुडिशरी में इस तरीके के एलिगेशन लगते रहे तो फिर महिलाओं को कहीं जुडिशरी में जाने में संकोच होगा और ये देश के साथ न्याय नहीं होगा। बहुत ही गंभीर मामला है और जैसा कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर एम रोधा साहब ने कहा कि वो बड़ी गंभीरता के साथ इसकी दखल लेंगे और इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसा कोई मामला इसके बाद सामने ना आए, ऐसी कोई वारदात ना हो। महिलाओं के बारे में जिस तरह का व्यवहार, महिला के बारे में जिस तरह का व्यवहार वहाँ के न्यायाधीश ने किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और निर्भया कांड के बाद जो इस तरह के लोग हैं और ज्यादा निर्भय हो गए हैं, क्योंकि कानून का डर उनका समाप्त हो गया। I need to make any public comment. Honorable the Chief Justice, as per the media report, has already taken cognizance. This matter is quite sensitive, but we respect the institutional mechanism of judiciary. इस पूरे मामले में ऋत्विक जी सभी ने एक सुर से निंदा की है और निंदनीय बात भी है यदि ये सच है तो। अब इसमें किस तरह की बात है और कैसे आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि उधर से न्यायाधीश का भी बयान जब आया उन्होंने कहा कि आप जांच कराओ, किसी भी स्तर से जांच कराओ। तो सवाल है कि एक ने आरोप लगाया, दूसरे कटघरे में है इस वक्त। नहीं, मैं आपको जो आपने क्लिप्स दिखाए मैं उन्हीं पे एक बार दोबारा आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँ, क्योंकि इन सारे क्लिपिंग्स में आप देखिए तो बोला यही गया कि जो किया है उन जज ने ये बिल्कुल निंदनीय है। अब उन जज ने किया है नहीं किया इस बारे में कोई अभी नहीं कह सकता, ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, ये उनकी जांच के बाद निकल के आएगा। लेकिन पहले ही हम लोगों ने उनको मान लिया है कि कहीं ना कहीं उनकी गलती है, चाहे वो सच है मामला या झूठा मामला है वो अलग बात है। लेकिन पहले ही कई प्रतिक्रियाओं में मैंने देखा किसी बहुत गलत शब्द भी इस्तेमाल हुए और रिस्पेक्टेड जज के लिए, और वो हम उसकी बिल्कुल निंदा करते हैं। तो हमने एज अ सोसाइटी हमने उनको कहीं ना कहीं कटघरे में लाके खड़ा करके कन्विक्ट भी कर दिया है जी। हम इंतज़ार करने को तैयार नहीं है कि क्या इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निकल के आता है। हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई कंप्लेंट आई है तुरंत अरेस्ट हो जाना चाहिए। अरेस्ट कर देना
अरेस्ट कर लेना उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। आप उसका प्रोसेस पूरा रन करिए। अगर दोषी पाया जाता है तो आपके पास कानून है, उसके खिलाफ व्यवस्था तो हमारे कानून ने ही दी है कि यदि एक महिला आरोप लगाती हैं तो कानूनी प्रक्रिया इस तरह की है। इसमें कोई अलग से फिर बात कहाँ से आ गई? भाई एक ने आरोप लगाया और वो एक महिला है, न्यायाधीश के साथ साथ वो एक महिला है और उनकी बातों को बेहद गंभीरता से भी लेने की आवश्यकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि गंभीरता से लेने की बात है, लेकिन मैं बस यही कह रहा हूं कि ये सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि वो महिला है। इस हर ऐसे आरोप को गंभीरता से बिल्कुल देखना चाहिए। बात ये नहीं है कि आप कह रहे हैं कि फौरन अरेस्ट नहीं करना चाहिए। अरेस्ट इसलिए कर लिया जाता है ताकि वो चीज़ों को कहीं खराब करने की कोई कोशिश ना कर पाए, इसलिए इस तरीके के मामलों में पुरुष को जल्दी अरेस्ट कर। संदीप है एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संदीप, आप क्या कहेंगे? हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मतलब जो हमारी जुडिशरी है ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्यों नहीं करती? अमेरिका में यदि एक पक्षी पेड़ पे फंस जाता है ना तो उसको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाता है। लाइव डिटेक्टर टेस्ट करो लेडीज का और जज का करो, 5 मिनट में सोल्यूशन हो जाएगा सर। संदीप, ये सारी व्यवस्था हमारे देश में भी है, ऐसा नहीं है। लाइव डिटेक्टर है यहाँ पे भी और तमाम तरह की प्रक्रियाओं से गुजारा भी जाता है जब न्याय अपना काम कर रहा होता है तब। तो वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें नहीं है। यहाँ पर मामला जी आप सब आपको बोल रही थी। संजय जी वो ठीक बोल रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन समय लगता है ज़्यादा। आप कानून की कम से कम जज के मामले में कम से कम न्यायाधीश महिला ने अगर इस तरीके की शिकायत की है, इसमें तो आप संज्ञान लेके जल्दी से जल्दी कोशिश कर सकते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकि ऋत्विक भाई को भी संतोष मिल सके और हम सबको भी संतोष मिल सके। निर्भया मामले में आज तक क्या हुआ? इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि निर्भया मामले में ऋत्विक भाई आज तक भी आप देखें किस तरह से आरोपी प्रमाण है, जबकि सारी चीजें आपके सामने है। फांसी की सजा कहाँ? फांसी की सजा हुई वो अभी स्टे ऑर्डर उस पे आ गया है। लेकिन देखिए क्या होता है देखिए एक और मैं ये जो चीज देखता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी महिला और पुरुष की बात होती है हम हमेशा उन चीज़ों को जो चीज़ें रिलेटेड नहीं है इसमें उनको ले आते हैं। निर्भया कांड एक अलग कांड है, दहेज हत्या एक अलग चीज़ है, हम हर चीज़ को ले आते हैं उसी में डाल के उसी तरीके से अलग है। मैं कह रही हूँ बिल्कुल अलग बातें हैं, कानून बिल्कुल अलग है, इन दोनों को बिल्कुल मिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप हमें समानता का अधिकार देने को तैयार हैं? आप हमें समान रूप से समाज में समानता का अधिकार थे, हम साथ बैठे हुए हैं, एक साथ समान रूप से बैठे हुए हैं और पूरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर अभी आप गांवों में घूमे नहीं है, फिर आपने रूरल एरियाज की अभी हालत देखी नहीं रही। शबनम जी मैं आपको की बात कर रहे हैं, जहां आप कह रहे हैं महिलाएं उठकर आवाज उठा रही हैं, महिलाएं उठकर इस तरीके की बात कर रही हैं। शबनम जी मैं आपको रूरल एरियाज में आज भी महिलाओं का संजय जी इतना शोषण है। इस बात से वो भी इत्तेफाक रखते हैं। मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, उसका रीजन है क्योंकि हमारी हमने हेल्पलाइन चालू करी जिसमें करीब 22,000 कॉलें आ चुकी हैं और उसमें उनके तथ्य को सुन तो और उसमें से कम 50% जो कॉलें आई हैं वो रूरल एरिया से आई हैं, ऐसी जगहों से आई है जहां पे कोई आइडिया नहीं होने की पुलिस का प्रोसेस क्या होता है, कोर्ट का प्रोसेस क्या होता है। बहुत बुरा हाल है रूरल एरिया में। अगर शबनम जी बोल रहे कि वहाँ पे औरतों का बुरा हाल है, वहाँ पे पुरुषों को भी नहीं पता क्या होता है, कानून क्या होता है, उनका बहुत शोषण किया जाता है, कानून का बहुत शोषण किया जाता है। अवेयरनेस लाना अलग चीज है। मैं भी बुरा हाल पे रोशनी डालें कि आखिर किस तरह का बुरा हाल, किस तरीके का बुरा हाल मैं आपको बताता हूँ। एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का ही केस डाला हुआ है पिछले 180 दिन से, पिता और हस्बैंड दोनों के दोनों जेल में हैं और उनको बेल नहीं मिल रही है। उनको पता नहीं बेल प्रोसीजर क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। नहीं अब आप एक केस का बता रही हैं, मैं आपको केस एक बता रहा हूँ। उस तरीके से मैं आपको शबनम जी को एक और चीज बता, वो बोल रही है कि एक आप समानता के इक्वालिटी की बात कर रही हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मिनिस्ट्रीज देखिए, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री फॉर एनिमल हस्बेंड्री है, मिनिस्ट्री फॉर फॉरेस्टेशन है, पुरुषों के लिए मिनिस्ट्री का है। चलिए एक कॉलर आ गया इस बीच। सारी मिनिस्ट्रीज में भाई जी आप अपनी राय रखें। हेलो जी आप अपनी राय रखें। हाँ नमस्कार जी, मैं पलवल से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। देखिए ये जो विषय चल रहा है इस पे काफी डिस्कशन पूरे देश में हो रहा है जी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ यहाँ जो दोनों बैठे हुए आपके जो गेस्ट हैं उनसे भी और बाकियों से भी कि ये सही है कि नारी की सुरक्षा हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबकी ड्यूटी बनती है जी। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि जितने भी ये कानून बन रहे हैं उनका दुरुपयोग अधिक हो रहा है। यदि नारी कोई बात कह दे, किसी कारण से कह दे, तो उसको तो इन टोटो मान लिया जाता है शब्दानुसार, लेकिन यदि पुरुष कहता है कि ये गलत है तो उसकी बात को क्यों नहीं माना जाता? चलिए एक बड़ा सवाल है।
अगले कॉलर को हम ले लेते हैं, उसके बाद हम जवाब लेंगे मेहमानों से। जसवीर जी गुड़गांव से, जसवीर आप बताएं। सत्यवीर सर मैं जी, हेलो जी सत्यवीर बताइए। मैं सर वही तो कहना चाह रहा हूँ कि आजकल लेडीजों की सुनवाई ज्यादा है, पुरुषों की सुनवाई कम है। लेडीज कोई बात नहीं कह रहे हो आप सब। हेलो जी जी, आप अपनी राय रखें। तो उनकी तो 2 मिनट में मान ली जाती है, और आदमी जो सच्चाई बोल रहा है वो कोई बोलता नहीं है कि हाँ ये गलत है। चलिए बहुत धन्यवाद सत्यवीर। तो दोनों लगभग एक ही बात कह रहे थे। ऋतिक आप बताइए। नहीं तो मैं दोनों की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि 49 लॉज हैं जो कि जेंडर बाइज्ड हैं। तो ये सारे के सारे, जैसा कि ये दोनों कॉलर भी बोल रहे थे, इन सारे लॉज का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा पैमाने पे हो रहा है। उसकी वजह से मैं आपको एक और तथ्य पे लाना चाहता हूँ, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस बिल से लेके ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने बोला है कि ये जो लॉ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कोई छोटी मोटी शाखा नहीं है, ये कोई पुरुष संघ नहीं है जिसके बारे में लोग सोसाइटी कुछ भी बोले, लेकिन ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है जिन्होंने बोला है कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है। उसको उन्होंने रीज़न भी दिया है, और उसके उन्होंने केसेस भी दिए जहाँ 4 केसेस में लोगों का गलत तरीके से उनको निलंबित कर दिया गया नौकरियों से, उनके ऊपर उनको सज़ा दे दी गई। उसके उन्होंने तथ्य भी रखे हैं, और उन्होंने यूनियन 49 लॉज हैं महिलाओं के लिए। यस। अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस तरह से है? नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस को बोला उन्होंने, मैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की तरफ से बता रहा हूँ, उन्होंने ये बोला कि जो आप इसमें कमेटी बनाते हैं, इंटरनल कमेटी, उसमें आपने जितने भी मेंबर्स रखे हुए हैं, आपने उन सबके लिए करीब करीब ये लिखा हुआ है कि दे शुड बी डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन। वो स्त्रियों की तरफ उनका रुझान होना चाहिए। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यही बोल रहा है कि क्या ऐसी एक कमेटी से आप फेयरनेस या एक निष्पक्ष जांच की आप उम्मीद रख सकते हैं? ये उन्होंने बोला है। इसमें मैं एक और, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने वो नहीं बोला, लेकिन मैं इसमें आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। इस कानून में ये भी लिखा है कि जो मुआवजा देना है, अंत में अगर मुआवजा देना है, वो इस हिसाब से देना है कि जिसके ऊपर आपने आरोप लगाया है वो कितनी ऊंची पदवी पर है। जी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं नहीं बोल रहा कि सारे केसेस झूठे हैं ही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर झूठे केसेस में बहुत अच्छा तरीका है कि आप सीधे सीईओ पे, सीधे मैनेजिंग डायरेक्टर पे ऐसे वो लगाइए, ताकि उनके हिसाब से आपको। आप सहमत हैं? संजय जी, किसी सीईओ पर इतनी आसान नहीं होता कि आप किसी को भी जाकर कुछ कह दें। आसान तो कुछ नहीं है, लेकिन जिनको इसका गलत फायदा उठाना है वो उठाते हैं। कितने परसेंट संजय जी आप यही बात कहते रहते हैं हमेशा कि सारे पुरुषों पर ही महिलाओं ने अत्याचार कर जस्टिस गांगुली के मामले में क्या हुआ? जस्टिस गांगुली एक अलग विषय है, चलिए उन पर भी बात करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि कितने परसेंट पुरुषों पर महिलाएं अत्याचार कर रही हैं? अभी मैंने आपसे गांव के लिए पूछ लिया, आपके पास जवाब नहीं है कि उन्हें कानून की अवेयरनेस नहीं थी। नहीं, मैंने बताया नहीं, वो कानून की अवेयरनेस नहीं होना अलग चीज होती है, मैं किस तरह से बेल ले सकती हूँ, मैं किस तरह से कानूनी प्रक्रिया में जा सकती हूँ, ये मैडम ये बेल का प्रोसेस तब चालू हुआ जब एक औरत ने उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया कि उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट आप पुरुषों को कह रहे हैं कि ऐसे आपको कैसे पता चल गया, अभी से आपने ट्रायल कर दिया कि ठीक है वो तो फेक केस था। आप क्या कौन होते हैं जजमेंट लेने वाले? मैं जजमेंट नहीं पास कर रहा हूं, मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आप निष्पक्ष जांच से पहले आप उनको जेल में डाल देते हैं। एक महिला का नाम क्या वो जेल में डाल देना? दीजिए, आप जेल में डाल दीजिए, निष्पक्ष जांच तभी होगी। गलत चीज करे उसके लिए सजा का प्रावधान सारी महिलाएं जो आरोप लगा रहा है, क्या वो विटनेस के छेड़छाड़ नहीं कर सकता? फिर तो सबको जेल में डाल दीजिए कि जी पहले सब कुछ इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके बाद किया जाए। ऐसा नहीं होता। बताना पड़ता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें कानून के सामने रखनी पड़ती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए यहाँ दो पक्ष बने हुए हैं हमारे बीच, शबनम खान और ऋत्विक जी, सबके अपने अपने तर्क हैं और उन तर्कों में दम भी है, इसे खारिज तो नहीं किया जा सकता है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन जल्द वापस लौटते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं नारी सुरक्षा। हम बात कर रहे हैं खासकर क्योंकि नारी असुरक्षित महसूस कर रही हैं हमारे समाज में, चाहे वो किसी भी ओहदे पर क्यों ना हो। सवाल साथ साथ ये भी उठता है कि पुरुष भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, तो पहली फुर्सत में उसे कटघरे में हम क्यों खड़े कर देते हैं। अब हमारे मेहमान ऋत्विक बता रहे थे, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि 49 कानून बने हैं, 49 लॉज बने हैं जो महिलाओं के पक्ष में बने हैं, पुरुष के लिए एक भी कानून नहीं बने हैं। तो क्या ऐसे में पुरुष कहीं न कहीं इंसाफ की गुहार लगा रहा है?
शबनम जी, क्या आपको लगता है कि आप जिस समानता के अधिकार की बात कह रही थी अब से थोड़ी देर पहले, क्या ये तो विशेष अधिकार है महिलाओं को? नहीं, विशेष अधिकार नहीं है संजय जी। समानता का अधिकार दिया ही कब है आप लोगों ने महिलाओं को? समान से ऊपर उठा दिया गया। आप इधर सुनिए, 49 कानून महिलाओं के लिए लाने क्यों पड़े? क्या ऋत्विक भाई मुझे ये बताएंगे क्यों महिलाओं के लिए धड़ाधड़ कानून बनकर आ रहे हैं, फिर भी महिलाओं का शोषण हो रहा है? आपके माध्यम से ये हम लोग मतलब हम लोग तो काम करते हैं, लेकिन जनता को तो आपके माध्यम से जानकारी मिलती है कि किस तरह से हैरेसमेंट किया जा रहा है महिलाओं का। आप बताइए 49 कानून लाने ही क्यों पड़े? मैं आपको उसका कुछ थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ कि जो ज़्यादातर लॉज जब लाने थे तो उसके लिए NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के हिसाब से चीज़ें लानी पड़ती थी। तो जो डेटा का कलेक्शन है वो बहुत ही अलग तरीके से है। हमने एक RTI डाली थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में NCRB को लेकर। तो NCRB से हमने पूछा कि पुरुषों के ऊपर हुए क्राइम को आप क्यों नहीं बताते, क्योंकि डेटा वही बन रहा है कि महिलाओं के ऊपर क्राइम के, पुरुषों के ऊपर हुए क्राइम का डेटा नहीं बन रहा है। तो जब वो डेटा ही नहीं बन रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं करता पार्लियामेंट में, लॉ मेकर्स में कि पुरुषों के लिए कानून चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों को कहीं रिकॉर्ड में ही नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने NCRB ने हमें ये बोला कि अभी पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं, इसलिए हम ऐसा कोई रिकॉर्ड रखते नहीं है। शबनम संजय जी, संसद में कितने % पुरुष बैठे हैं? किसने रोका है इन लोगों को कि आप अपनी बात ना कहिए, या आप सर्वे में सिर्फ महिलाओं के लिए ही जितना हरेसमेंट हो रहा है उसको ही आगे उजागर करिए? आप खुद ही अपने लिए काम नहीं करना चाहते हैं और आप फिर सारा दोष महिलाओं पर। महिलाओं पर तो कोई दोष है ही नहीं। आप महिलाओं पर आप हमेशा यही कहते हैं कि महिलाएं हरेसमेंट कर रही हैं पुरुषों का। अगर आपका हरेसमेंट हो रहा है, आप आगे आकर बात क्यों नहीं करते? अभी आपके चैनल के माध्यम से ही मैंने जितने पुरुष हमारे दिग्गज नेता थे हर किसी पार्टी के, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा न्यायाधीश भी ठीक हो सकते हैं, हो सकता है न्यायाधीश ने ऐसा ना किया हो। हर एक ने यही कहा कि महिला के साथ अगर इस तरीके का किया गया है, अगर और कहीं नहीं तो अगर भी नहीं कहा, जिस पर आपने ये भी समझने की आवश्यकता है शबनम जी कि अगर तो हम भी कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं डायरेक्ट किसी को हम आखिरी तौर पर किसी को अपराधी तो करार दे नहीं सकते, पहली बात। लेकिन होता क्या है कि जहां पर एक मानसिकता बन गई है इस देश में हमारे यहाँ कि जब भी कोई एक महिला कुछ कह रही होती है तो उसे हम सहानुभूति पूर्वक पहली फुर्सत में एक निष्कर्ष के तौर पर देख लेते हैं। सहानुभूति पूर्वक नहीं देखते हैं। हमारे देश का कानून अगर आपके लिए ऐसा होगा, किसी के लिए भी ऐसा होगा, हमें अपने देश के कानून को मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? आप ऋत्विक जी मेरे देश के कानून को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर उसमें कोई आपको कमी नजर आ रही है कि पानीपत से एक सम्मानित दर्शक आ गए हैं जी, आप अपनी राय रखें। मैं इसका जवाब दूंगा आपको थोड़ी देर। मेरी राय ये है जी, जो ये न्याय लेट मिला ना, सबसे ज्यादा जुल्म का कारण यही है जी। जब तक न्याय मिलता, जब तक लोग भूल जाते हैं अभी इसने क्या करा था, लोग क्या कहते हैं उसने फलाने आदमी ने ये काम करा था, उसको क्या सजा मिली? सतपाल जी, उसको सजा मिलती है और जब तक लोग भूल जाते हैं। नहीं सतपाल जी, सवाल ये भी उठता है कि ये एक पक्ष है जो आप कह रहे हैं, लेकिन जहां तक नारी सुरक्षा का मामला है वो समाज का एक दायित्व तो है ही साथ साथ, लेकिन यहाँ पर तो एक नारी सुरक्षा का तो हर एक आदमी का फर्ज है जी। पर बात क्या है, जो नारी की सुरक्षा के लिए आदमी खड़ा होता है वो आदमी पिट जाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मतलब गवाही देने वाला आदमी मारा जाता है, उसके खिलाफ क्या काम है? मतलब कौन इसकी सुरक्षा करता है जी? कितने आदमी मारे जा रहे हैं जो गवाही देने वाले, सुरक्षा नारी को बताने वाले, ये RTI वाले, ये कितने आदमी मारे जा रहे हैं? कारण क्या है जी? जो बताओ पक्ष है वो उसको पटाई हो रही है, वो मारा जा रहा है, इस करके उसको सुरक्षा नहीं मिल रही, उसको पूरा न्याय नहीं मिल रहा है, इस करके जुल्म बढ़ता जा रहा है जी। एक आदमी बस में कोई घाटबाज करे बच्चा और उसको एक आदमी रोकने वाला तो 10 बच्चे उसको पीट देते हैं और उसके लिए कोई कानून नहीं होता जी, ना कोई कार्रवाई होती जी। ऋत्विक जी देखिए, जो ये बात कर रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि पहली बात तो विटनेस प्रोटेक्शन के काफ़ी कानून है, काफ़ी सारे सेक्शंस है जिसमें विटनेस प्रोटेक्शन की बात है। दूसरी बात यह है कि ये ज़्यादातर जो कानून बनाए गए नॉन बेलेबल बनाए गए, जानबूझ के बनाए गए और जेल भर दिए गए। तो उसके बाद भी आप ये बोल रहे हैं कि जी कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो फिर आप आधे देश को जेल के पीछे डाल दीजिए, क्योंकि आधा देश तो शायद औरतों के पीछे ही पड़ा हुआ है ना। जी विकास है कुरुक्षेत्र से अगले कॉलर हमारे साथ। जी विकास, आप अपनी राय रखें। जी मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, मैम से मेरा एक सवाल है कि हम इमीडिएटली अरेस्ट तो करवा लेते हैं, लेकिन अगर वो पर्सन नॉन गिल्टी निकलता है तो उसकी वो इज्जत वापस आ सकती है क्या? बिल्कुल शबनम जी। नहीं, बिल्कुल संजय जी सही बोल रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ अगर किसी इनोसेंट आदमी के साथ हो जाती है तो इज्जत वापस आ जाती है। उस महिला का भी सोचिए, जिन महिलाओं की सच में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं और वो दर दर की ठोकरें खाती घूमती हैं, उनकी केस तक दर्ज नहीं किए जाते हैं, उन्हें कहीं मीडिया एक बड़ा माध्यम है जो केस दर्ज कराता है या न्याय दिलाने के लिए आप पर हम आवाज़ उठाते हैं। तो आप सिर्फ एक ही एंगल से, मैंने अभी कहा, एक ही चश्मे से जब तक आप पर हम देखते रहेंगे कि मैं महिलाओं पर आपको लगता है काम करती हूँ कि सिर्फ महिलाएं ही दुखी
दुखी हैं, नहीं, पुरुष अगर दुखी हैं लेकिन उनकी परसेंटेज भाई बहुत कम है। आप ये सर्वे देखने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको आप एक चीज बता दीजिए, घर में भी अगर बेटा बेटी की अभी आप बात कर रहे थे कि बेटी को ये सिखाना जरूरी है, बेटे को भी ये सिखाना बहुत जरूरी है कि आप बाहर निकलेंगे तो लड़कियों को सम्मान भरी नजर से देखेंगे। आपने एक बार भी ये बात नहीं कही कि भाई लड़कियों के लिए आप ये कह रहे हैं 8 बजे के बाद हम इसलिए कहते हैं कि ताकि उसका हरेसमेंट, बेटी को भी ये सिखाने की आवश्यकता है कि लड़कों का सम्मान करो। बिल्कुल, लड़कियों को हमेशा सिखाया जाता है। इंसान का सम्मान करना हम क्यों नहीं सिखा सकते? नहीं करती आ रही है, हम इंसान का सम्मान करना क्यों नहीं सिखा सकते? पालती हैं ऋत्विक भाई, आपके सास ससुर, माता पिता, बहन भाई, सभी का ख्याल रखें। मैं आप दोनों से एक ही सवाल कर रहा हूँ। नहीं, मैं इसलिए शबनम जी को पूरा मौका दे रहा हूँ। पहले हम शबनम जी से जानना चाहेंगे। नहीं शबनम जी, आप दोनों से सवाल, लेकिन पहला जवाब आप ही से लेंगे हम। दो ही एंगल है, स्त्री और पुरुष। तो क्या हमारे देश का कानून स्त्री और पुरुष के बीच एक दीवार बन के खड़ा हो गया है? देखिए, स्त्री और पुरुष के बीच कानून दीवार बन के नहीं खड़ा हुआ है। पुरुष ही सबसे बड़ी दीवार खड़ी करके अपना दुश्मन बना हुआ है। पुरुष ने ही सालों से, आप देखिए, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज का हैरेसमेंट शायद मीडिया के माध्यम से दिखाई दे जाता है। आप बरसों पुरानी बात करिए, कब से महिलाओं का टॉर्चर नहीं होता आ रहा है। पुरुषों का भी होता होगा लेकिन कम परसेंटेज। किस महिला में इतनी ताकत है कि पुरुष को जाकर इस तरीके का हैरेसमेंट कर ले या आपके ऊपर यौन शोषण कर दे? या केस की आप बात कर सकते हैं कि कोई फेक केसेस लगाती होंगी, बहुत कम परसेंटेज है। आपको ऐसा लगता है कि सारे पुरुष अत्याचारी हैं क्या? सारे पुरुष तो कभी भी कोई नहीं कहता है। माता पिता कुछ ही अत्याचारी भी होते हैं ना, कुछ नहीं, तो कुछ ही की बात वो भी कर रहे हैं। नहीं, ज्यादा परसेंटेज ऋत्विक भाई, क्योंकि हैरेसमेंट महिलाओं का सबसे ज्यादा परसेंटेज है, इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई कानून नहीं आ रहा है। सारे कानून आप ऋत्विक आप बताएं कि क्या कानून एक दीवार के तौर पर खड़ा हो गया है? क्या कानून बिल्कुल दीवार की तौर पे खड़ा हो गया है, और ये दीवार और बड़ी होती जा रही है। एक कानून लाते हैं, उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन ना दिखा के एक और कानून ले आते हैं। इस तरीके से कानून बढ़ाते गए हैं। जहाँ तक झूठे केसेस की बात है, जो मैडम बोल रही है कि बहुत छोटा परसेंटेज है, 498 ले लिए। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का अगर आप डेटा उठा के देख लीजिए, 35% सिर्फ इतने ही केसेस सच्चे पाए गए। तो जहां तक उन कॉलर ने बोला कि क्या आप जिसके ऊपर झूठा आरोप लगाए उसके आप इज्जत वापस ला सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। एक पुरुष ने बोला कि मेरे ऊपर रेप का आरोप लगा था और मैं झूठा सिद्ध हो गया, अब मेरी डिग्निटी वापस करिए। क्या जवाब है समाज के पास? क्या जवाब है कानून के पास ऐसे लोगों के लिए? लाखों महिलाओं की डिग्निटी वापस लेकर दे पाते हैं क्या? जब इंडियन पीनल कोड बना था, जब आईपीसी लिखा गया था, लॉर्ड मैकॉले ने ये लिखा था कि चाहे 100 मुजरिम छूट जाए, एक शरीफ इंसान को सजा नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। अब आप बोले कि बहुत जगह सजा नहीं मिलती, उसकी वजह से मैं 10 शरीफों को सजा दे दूं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है, और हम उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसका मतलब निष्पक्षता से जांच हुई और वो कई लोग बचे भी हैं जिनकी आप खुद ही बात कर रहे हैं। ये मामला जितनी आसानी से समझने वाली बात है, उतनी ही पेचीदा करने वाली बात है। दरअसल यहाँ पर मुसीबत वहाँ खड़ी हो जा रही है, जो मुझे लगता है कि हम जब एक कानून को स्त्री और पुरुष के रूप में देख रहे हैं। अपराध है, चाहे वो पुरुष करे या स्त्री करे, जैसे हम जुवेनाइल पर कहते हैं। लेकिन फिलहाल एक दीवार के तौर पर हमें जरूर कानून कहीं न कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि एक मानसिकता ऐसी बना दी गई है। दरअसल अपराधी जो भी हो उसे सजा जरूर मिले, चाहे वो कोई भी हो। अभी हालिया मामला जो न्यायाधीश का मामला है, बेहद संवेदनशील है। वो इस देश के नागरिक हैं, चाहे वो स्त्री हैं या पुरुष हैं। भारतीय नागरिकों के साथ जो होता है वो भी उनके साथ हो, यदि वो कानून के दायरे में आते हैं तो। और कानून से बड़ा कोई नहीं होता, ये हमारी न्याय व्यवस्था ही कहती है। फिलहाल नारी सुरक्षा के मामले में इस खास चर्चा पर हम यही विराम लगाते हैं। नमस्कार।